वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10 है। 9 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का मेंबर नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू तो समिति के उपाध्यक्ष ही थे, ठीक है, तो ये तो हैं। आसफ अली भी, इनके पास रेलवे और परिवहन विभाग था। एस राधाकृष्णन नहीं थे। सी राजगोपालाचारी भी हैं, इनके पास शिक्षा और कला विभाग, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अंतरिम सरकार 1946 की, यह है मेंबर और यह है उनके पास जो भी विभाग थे। जवाहरलाल नेहरू के पास परिषद के उपाध्यक्ष थे, वो विदेशी मामले थे उनके पास और राष्ट्रमंडल संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल के पास होम और सूचना प्रसारण। जॉन मैथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। ये सब इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग। लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग। अब्दुर रब निस्तार के पास पोस्ट एवं एयर। आसफ अली के पास रेलवे और परिवहन। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा और कला। ठीक है, इसके अतिरिक्त गजनाफर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग था। गोविंदर नाथ मंडल के पास कानून। सी एच भाभा के पास कार्य, खान एवं विद्युत। और आई चुंदीरगर के पास था ट्रेड, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? पूर्ण राज्य पूछ रहा है। ठीक है, दो प्रश्न बनते हैं, एक तो सहराज्य सिक्किम को भारत का और पूर्ण राज्य। सहराज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और पूर्ण राज्य पूछ रहा तो 36वां संविधान संशोधन, ये है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1974 में, इसने सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य या सहराज्य का दर्जा प्रदान करके संविधान के तहत राज्य के एक नए वर्ग की शुरुआत की। हालांकि 1975 में हुए जनमत संग्रह में सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य यानी 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 लागू किया गया। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य है और सहराज्य या सहयोगी राज्य 35वें के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू करने के बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू करने के बाद 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। देखिए, भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया, जिसमें 2 अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। इसके बाद सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इसने, और मोटे तौर पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा का स्वीकार किया गया, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सुझाव दिया। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत भारतीय नागरिकता की समाप्ति नहीं की जा सकती, पूछ रहा है। कैसे मिलती है, कैसे समाप्त होती है, दोनों तरह से प्रश्न बनता है। इंडियन सिटीजनशिप स्वैच्छिक त्याग से चली जाएगी, बर्खास्तगी से चली जाएगी, वंचित करने से चली जाएगी, प्राकृतिकरण से नहीं जाएगी। डी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता खोने के 3 तरीके निर्धारित करता है, चाहे वह अधिनियम के तहत हासिल की गई हो या संविधान के तहत इससे पहले हासिल की गई हो, मतलब संविधान बनने के तहत।
उससे पहले हासिल की गई हो। कौन कौन से वो 3 तरीके? स्वैच्छिक त्याग कर दो, बर्खास्त कर दिया गया आपको भारत सरकार के द्वारा, वंचित कर दिया गया। ये 3 तरीके हैं। वहीं अधिनियम निम्नलिखित के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है। उसमें 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण, ठीक है, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेश। तो प्राकृतिकरण से प्राप्त होती है, ना कि बर्खास्तगी। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है प्रावधान और संविधान के कौन से भाग में होंगे वो। नागरिकता कौन से भाग में, अधिकरण कौन से भाग में, नगरपालिकाएं कौन से भाग में, आपातकालीन प्रावधान कौन से भाग में। और ये हैं आपके कूट। देखिए, आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो भाग 18 में है, ठीक है। ए का 4 एक से एलिमिनेट हो गया है। तो नगरपालिकाएं 9th का ए है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल 14 का ए है, और नागरिकता यानी सिटीजनशिप भाग 2 में है। ये ए जो है इसका मतलब क्या है कि ये बाद में जोड़े गए, ठीक है। ये जो है बाद में जोड़े गए, बी है इसका आंसर। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नागरिकता यानी सिटीजनशिप भाग 2 में नगरपालिकाएं 9th का ए है, ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण 14 का ए, आपातकालीन प्रावधान 18। निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सन 2000 में 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। सी है इसका आंसर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। 3 नए राज्य बनाए गए। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड। 1 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को और 15 नवंबर सन 2000 को। और ठीक है, उस समय तो ये उत्तरांचल ही था। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया 2007 में। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों पर विचार कीजिए और उन्हें भारतीय संविधान में उनकी उपस्थिति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। स्वतंत्रता सबसे पहला आएगा यहाँ पर, समानता का अधिकार, यह है 14 से 18 में। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, यह है 1919 अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। इसके बाद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 में है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला किस में है? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला डी में है, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है क्या क्या? अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शामिल है पत्रकारिता की स्वतंत्रता, टेलीफोन पर बातचीत की टेपिंग के खिलाफ अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, तो 1 2 3 वाला ऑप्शन यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। हड़ताल वाली लाइन को रखकर कई बार प्रश्न बनाया गया, वही एलिमिनेट होगा। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है क्या क्या? पत्रकारिता की भी स्वतंत्रता है, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता है, अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का प्रचार करने का अधिकार है, टेलीफोन पर बातचीत की टेपिंग के खिलाफ अधिकार है, प्रसारण का अधिकार है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार नहीं है, ठीक है।
किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है और मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। किसी अखबार पर प्री सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार है और प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार तो है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये सारे अधिकार हैं लेकिन इनका वायलेशन करती है सरकार। ठीक है, इनमें से बहुत सारों का करती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट भूल जाती है वो कि ये अधिकार है जनता के पास। निम्नलिखित में से कौन सी रीट अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है वंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 प्रकार की रीट है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है। बी है इसका आंसर। देखिए, वंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थिति। यह न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है ताकि उसके सामने उसके शरीर को पेश किया जा सके। इसके बाद न्यायालय हिरासत के कारण और वैधता की जांच करती है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कर देता है। इस प्रकार यह रिट मनमानी हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हैबियस कॉर्पस। 11वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है किसमें। यह अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19(1)(a) का ए, यानी इसको का बोल सकते हैं। ठीक है, व्याख्या वही रहेगी। 9th नंबर जो प्रश्न था, सारे अधिकार जो डाल दिए थे उसमें। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है। 19, 21, 13, 17। कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों यानी भारत में जो विदेशी आए उन दोनों के लिए उपलब्ध है। 13वां प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, अनुच्छेद 14 किसी भी कारखाने, खाद्यान्न निर्माण कार्य या रेलवे जैसी अन्य खतरनाक गतिविधियों में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। बिल्कुल, इस दिशा में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 सबसे महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन 12 वर्ष से कम नहीं बल्कि ये 14 वर्ष से कम आयु का बालक होना चाहिए वो। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है, किसी भी खाद्यान्न में, कारखाने में, निर्माण कार्य में या रेलवे जैसी अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह किसी भी हानि रहित या निर्दोष कार्य में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है और बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 ने मुख्य अधिनियम का नाम बदलकर बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया। ठीक है, तो किशोर जोड़ा गया उसमें, बाल श्रम था और किशोर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इन तीन में से असत्य नहीं होगा तो आंसर डी लगाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च विचारों को साकार करना है। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि पुलिस राज्य की जो औपनिवेशिक युग के दौरान अस्तित्व में थी। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, कोई भी इसमें सही गलत नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे डी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य है संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उसके आदर्शों को साकार करना। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, न कि पुलिस राज्य की
जो औपनिवेशिक युग के दौरान अस्तित्व में थी। संक्षेप में, वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सभी को पता होगा इसका उत्तर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। देखिए, 1576 में मूल कर्तव्यों की सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी, जिसकी आवश्यकता आंतरिक आपातकाल यानी 1975-77 के समय महसूस की गई थी। समिति ने संविधान में मूल कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि अधिकारों के साथ उन्हें कर्तव्य भी निभाने हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, जिसमें मिलेंगे आपको एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन, ठीक है, और मिनिमम 100 होंगे, उससे कम नहीं होंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और यह संविधान के भाग 5 में शामिल है। अब इंपॉर्टेंट है थोड़ा यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ खास बातें स्टेट के पीसीएस में, यूपीएससी में स्टेटमेंट बनाकर कर ली जाती हैं। ये कौन सा सही है कौन सा गलत है बता दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एग्जाम में स्टेटमेंट बनाकर केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, गलत है, ठीक है। किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। महाभियोग की प्रक्रिया में एक सदन आरोप तय करता है और दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। सत्रहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसके लिए मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है? राष्ट्रपति के लिए, वित्त मंत्री के लिए, प्राक्कलन समिति के लिए, लोकलेखा समिति के लिए? इसका उत्तर है डी, लोकलेखा समिति के लिए। अंग्रेजी में इसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी अंग्रेजी में है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, और अंग्रेजी में कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर है। भारतीय लेखा परीक्षा में लेखा विभाग का प्रमुख होता है ये सीएजी। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। लोक लेखा समिति के कर्तव्यों के पालन में सीएजी यानी इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में सीएजी समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। 18वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास कौन सी अर्हता का होना आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए वो, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, ये भी ठीक है, 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, 7 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ये सी गलत है, ठीक है, 5 वर्ष ही चल जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, वो भी लगातार, और 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, ठीक है, और राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता यानी वकील हो। तो गलती कहाँ है? 5 वर्षों तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, और 7 की जगह यहाँ 10 वर्ष होगा, ठीक है, 10 वर्षों तक वकील रहा हो हाई कोर्ट में, बाकी सारे सही हैं। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो लगातार, और फिर वकील अगर रहना है तो 10 वर्षों तक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों यानी अंग्रेजी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान करता है?
तो बाद में जोड़े गए अनुच्छेद 323 का, ये बहुत पूछते हैं इसको। अनुच्छेद 323 ए संसद को सेवा मामलों से संबंधित विवादों का निर्णय सिविल न्यायालयों या उच्च न्यायालयों से हटाकर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष रखने में सक्षम बनाता है। और अनुच्छेद 323 ए के अनुसरण में संसद द्वारा असंतुष्ट लोक सेवकों को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए 1986 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1985 में, याद रखना। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यानी दूसरे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से काम चलाता है वो अपना? लद्दाख का नहीं है एक तो, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से काम चला रहा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से खुद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का काम चल रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय का तो खुद का है। पुडुचेरी का नहीं है, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय से काम चला रहा है। मद्रास स्वयं पूरे तमिलनाडु और पुडुचेरी को देख रहा है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर का तो है, किसका नहीं है? दूसरा, 1 और 3 का नहीं है, यानी लद्दाख का नहीं है और पुडुचेरी का नहीं है, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है स्वयं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर है। दिल्ली उच्च न्यायालय का तो दिल्ली पर ही है। मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु पर है और पुडुचेरी पर है, तो पुडुचेरी और लद्दाख आंसर हो गया, तो सी हो गया इसका आंसर। 1 और 3, तो 20 प्रश्न थे ये। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।